आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है पर क्लास 9 और सब्जेक्ट है बायोलॉजी। पेज नंबर 9 से हम अपना सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट से। अगर हम अपनी प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं तो मुस्लिम की अगर इन बैक इन हिस्ट्री जाएं तो हम जितनी भी मॉडर्न रिसर्च हो रही है वो उनकी बेसिस मुस्लिम हिस्ट्री पे है। मतलब कि जितना भी आजकल मॉडर्न साइंस पे काम हो रहा है इससे पहले मुसलमान साइंटिस्ट काम कर चुके हैं, लेकिन बीच में हम लोग इतने एजुकेशन से दूर हो गए थे कि हम सब ने इन सारी चीज़ों को ले कर दिया, इनको जो फॉरेनर कंट्रीज हैं उन्होंने पिक कर लिया। तो आज हम कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट देख रहे हैं जिनकी स्टडीज हम सिर्फ ये मुस्लिम साइंटिस्ट वो स्टडी कर रहे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन बायोलॉजी। इसके अलावा भी बहुत से साइंटिस्ट Muslim scientist has a great contribution to the study of science। उन्होंने कहा कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत great contribution की है in the study of science। We are aware of their success in a various field of science। हमने बहुत सी fields में मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम सुना है। अब हम जो इसमें पढ़े हैं वो कौन कौन से है? जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्माई and Bu Ali Sina in the development of a present day knowledge of plants and animals। अब इन तीनों ने किसमें काम किया था? ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्टडी में। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? जाबिर बिन हयान तो ही वॉज बॉर्न इन ईरान में पैदा हुए थे और इन्होंने प्रैक्टिस किसमें की थी? मेडिसिन में, मतलब इन्होंने दवाइयों पे काम किया था, मेडिसिन पे। ही इंट्रोड्यूस्ड द एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है। मतलब अगर आपने कोई सॉल्ट बनाना है तो उसे कैसे बनाओगे, या किसी सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करना है, किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कैसे करोगे, वो किसने बताया था? जाबिर बिन हयान ने। ही रोट अ नंबर ऑफ बुक ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। उन्होंने क्या है, उसने बहुत सारी बुक्स और प्लांट्स के ऊपर बुक्स लिखी, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। इसके अलावा फेमस बुक क्या है? अल नबातात। नबातात होता है प्लांट्स और जो हैवान होता है वो हमारे पास क्या है? एनिमल्स। इसके बाद हमारे पास आता है अब्दुल मलिक अस्माई। अब्दुल मलिक अस्माई हमारे पास पैदा कब हुए थे? 1940 से लेके 740 से लेके 828 AD तक इनकी ड्यूरेशन है। इसके बाद है कि he is considered as the first Muslim scientist who study the animal in detail। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि एनिमल्स के ऊपर काम किया था, एनिमल्स को इन डिटेल स्टडी किया था। फेमस बुक, अब इनकी फेमस बुक किसकी थी? ये है अल अबिल। अबिल किसे? कैमल को कहते हैं। इसके बाद है अल खैल जो हमारे पास है हॉर्स, फिर अल बशरू जो हमारे पास एनिमल्स, एंड फिर आएगा खलकुल अंस, मतलब के ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बू अली सीना। बू अली सीना ने क्या किया था? ही इज ऑनर्ड एज अ फाउंडर ऑफ मेडिसिन एंड ऑल्सो नोन एज एविसीना। हाँ, इंग्लिश में अबू अली सीना को एविसीना कहते हैं। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ये फाउंडर ऑफ मेडिसिन है। ही वॉज ऑल्सो अ फिजियोलॉजिस्ट, फिलोसफर, एस्ट्रोनॉमिस्ट एंड पोएट। इसके बाद उन्होंने क्या है कि फिजियोलॉजिस्ट भी थे, फिलोसफर भी थे। फिलोसफर होता है जो अपनी एक थियोरेटिकली आपको बहुत सारी चीज के पास नॉलेज हो। इसके बाद एस्ट्रोनॉमिस्ट जो स्टडी ऑफ स्टार्स है। उसके बाद पोएट भी थे। और वन ऑफ हिज बुक अल कनून फिल अल तिब, इट इज ऑल्सो अल कनून अल तिब का है, मतलब के तिब हमारे पास होता है मेडिसिन, तो सारे उसके जो मेडिसिन के रूल्स थे उन पे इनकी बुक है। इसके बाद है अब हमारे पास ये जो टॉपिक है ना, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, बहुत से शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग नहीं आता, लेकिन इसमें से बहुत ज्यादा शॉर्ट्स आते हैं। तो अब हम ये जितने भी लेवल है, जिस तरह एटॉमिक है, सब एटॉमिक है, इनके ऊपर सबके ऊपर सेपरेट शॉर्ट नोट्स आते हैं। In order to understand the various phenomena of life, biologists study biological organization at different level। उन्होंने कहा है कि किसी भी लाइफ का पूरा फिनोमेना की लाइफ कैसे कैरी ऑन हो रही है, तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है कि डिफरेंट लेवल पे इसको स्टडी किया है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। सबसे पहले हमारे पास लेवल कौन सा है? सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। All the matter or all type of matter, they are made up of element, and each element it is consist of single kind of atom। उन्होंने कहा है कि हमारे पास जितने भी मैटर है, अब मैटर क्या होता है
मैटर क्या होता है कि कोई भी चीज जिसकी वेट होगा और जिसका वॉल्यूम होगा वो मैटर होगा। उन्होंने कहा कि सारे मैटर हैं वो किससे बने हुए हैं, एलिमेंट से बने हुए हैं, और एलिमेंट किससे बने हुए हैं, सेम काइंड ऑफ एटम। मतलब सेम काइंड ऑफ एटम जब ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा होता है, मैटर बन रहा होता है। एन एटम इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब उन्होंने कहा है कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जो तीन हमारे पास मेन हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। The most stable subatomic particles, they are electron, neutron and electron, proton and neutron. Out of 92 kinds of element that occur in a nature, 16 they are known as bio element. उन्होंने कहा जो टोटल हमारे पास जो एलिमेंट है ना नेचुरल अकरिंग है, जो अलग अलग कुदरत में पहले से प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास कितने हैं, 92 हमारे पास नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 16 को हम लोग क्या कह रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। बायो एलिमेंट्स क्यों कह रहे हो, ये वो एलिमेंट्स हैं जो प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। 92 हमारे पास टोटल नेचुरल एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो 16 जो ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है उसे आप क्या कह रहे हो, बायो एलिमेंट्स। दे टेक प्लेस इन मेकिंग द बॉडी मैस और या मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी का मैस या मास बनाते हैं। out of bio elements only 6 they made up of 9। अब देखो हमारे पास टोटल बायो एलिमेंट्स कितने थे, 16। अब जो 6 है ना इसमें वो 99% बता रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी में ज्यादा प्रेजेंट है, और जो बाकी 10 है ना वो सिर्फ 1% बना रहे हैं। जो हमारे पास जो ज्यादा अमाउंट में है ना उनको हम कहते हैं मेजर बायोमोलिक्यूल्स, और जो हमारे पास कम अमाउंट में हम कहते हैं माइनर बायोमोलिक्यूल्स। तो वो मेजर में हमारे पास कौन सा आ जाता है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये हमारे पास 99 हमारी बॉडी का वेट परसेंट, हमारी बॉडी का 99% जो है वेट क्या है, ये या मास है, ये फॉर्म करे। एंड अदर 10 जो है दे आर कलेक्टिवली ओनली फॉर्म 1%, और बाकी सब जो है ना ये हमारे पास 1% बना रहे होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे आर लोकेटेड इनसाइड the nucleus of an atom, and electron they are orbit in the energy level। उन्होंने कहा जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल डिटरमाइन द मैनर इन विच एटम रिएक्ट विद अनदर। उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, वो डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी एटम किसी और एटम के साथ बाइंड कैसे करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल। अब जब सबसे पहले हमारे पास है एटॉमिक लेवल, एटॉमिक के बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल। अब जब एटम एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। in organism biomolecules they did not occur in isolated form, rather they combine through ionic or covalent bond। the stable particle formed by such a bond they are known as a molecule or a biomolecule। ने कहा है जो हमारे पास बायो एटम्स थे, जो बायोटॉमिक मॉलिक्यूल थे, वो जो बायोटॉमिक है एलिमेंट वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। उन्हें आप किसी भी ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करने के लिए किसी और के साथ क्या है बॉन्ड बनानी पड़ती है, और वो बॉन्ड कैसे बनाएंगे, या तो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे या कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और जब ये बॉन्ड बना लेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल। एन ऑर्गेनिज्म इट इज फॉर्म बाय द न्यूमरस नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल एंड 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स। उन्होंने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ क्या होगा, बायोमॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब इन 100 types of biomolecules हैं। These molecules they are the building material, and they themselves they are constructed in a great variety and complexity due to the specific arrangement of bond। उन्होंने कहा है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मॉलिक्यूल हमारी बॉडी का क्या है, बिल्डिंग मटीरियल है। और उन्होंने कहा है कि बायोमोलिक्यूल में खुद भी बहुत ज्यादा वैरायटी है। बहुत ज्यादा वैरायटी क्यों है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ की अरेंजमेंट्स होती है। अगर अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप की कोई भी एलिमेंट बनाएगा या मॉलिक्यूल बनाएगा तो एक डिफरेंट चीज हो जाएगी। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ना वो भी दो टाइप के, एक हमारे पास है माइक्रो मॉलिक्यूल है, और एक हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल एक है मैक्रो। जो माइक्रो है MACR उसका मतलब होता है छोटा, और जो हमारे पास मैक्रो है इसका मतलब होता है लार्ज। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट
कम है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स। इसमें क्या है, वाटर एंड ग्लूकोज। और जो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज्यादा। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। जो हमारे पास स्टार्च है ना, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन होता है, जितना भी आप मीट वगैरह ले रहे हो ये प्रोटीन है, और जब ऑयली चीजें ले रहे हो तो वो हमारे पास क्या फॉर्म करेंगे, आगे जाके लिपिड फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल में क्या था, हमने कहा है कि जब एटम्स कंबाइन करेंगे तो दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल का फॉर्म होगा जब कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड बनेगी। और डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और दो टाइप की हमने मेजर यहाँ पढ़ी है, मैक्रो एंड माइक्रो। जो मैक्रो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है। और जो माइक्रो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, और जो मैक्रो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेलुलर लेवल। आगे हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल में, अच्छा मॉलिक्यूलर लेवल हो गया। आगे हमारे पास है ऑर्गेनेली एंड सेलुलर लेवल। बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल assemble in a particular way and they form an organelles. These organelles, they are actually the subcellular particles which subcellular structures, and when they assemble together unit of life, cell it is formed. उन्होंने कहा है कि बायोमोलिक्यूल क्या है, वो एक दे आर असेंबल इन पर्टिकुलर वे एंड दे फॉर्म ऑर्गेनेलिज। जब बायोमोलिक्यूल एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में असेंबल होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गेनेलिज फॉर्म करते हैं। दीज ऑर्गेनेलिज दे आर एक्चुअली द सब सेलुलर स्ट्रक्चर। अब ये ऑर्गेनेलिज क्या है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये असेंबल करती हैं। और असेंबल जब ये क्या करेंगी तो क्या फॉर्म करेंगी, सेल फॉर्म करेंगी। बायोमोलिक्यूल्स ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑर्गेनेलिज बन रही है, और ऑर्गेनेलिज आगे तक क्या बना रही है, सेल बना रही है। और सेल हमारी किसी भी बॉडी का, लिविंग बॉडी का क्या है, मेन या बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। Each type of organelle it is specialized to perform a particular function. उन्होंने कहा कोई भी organelle है तो अपना क्या करती है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या कहते हो, पावर हाउस कहते हो। पावर हाउस क्यों कहते हो, कि ये हमारी बॉडी की जितनी भी एनर्जी है उसको जनरेट करती है। हमारी बॉडी को जहां जहां एनर्जी चाहिए होती है उसको, उस एनर्जी को सप्लाई करने वाला कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनेली है। They are specialized for a cellular respiration. अब cellular respiration को कौन सा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि अगर फूड जो हमने लिया है उसका ब्रेक डाउन जब हमारा स्टमक कर देगा, देन हमारी एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड राइबोसोम्स दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम्स क्या करती है, ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस बनाती है। इन दिस वे the function of a cell they are accomplished by a specialized structure. It is an example of division of labor in a cell. उन्होंने कहा इसी तरह हमारे पास जिस तरह अगर माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है तो राइबोसोम्स क्या फॉर्म कर रही है, प्रोटीन फॉर्म कर रही है। इसी तरह सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक ही सेल के अंदर लेबर ऑफ डिवीजन या काम का एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट या स्पेसिफिक काम का डिस्ट्रीब्यूट होना, ये भी हमारे पास कौन क्या है, ऑर्गेनेलिज सिस्टम में है। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, अब हमारे पास दो टाइप्स के आप लोगों ने पढ़े होंगे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स होते हैं कि जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट द एंटायर ऑर्गेनिज्म इट इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। उन्होंने कहा जो यूकैरियोट्स हैं और जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनकी जाहिर सी बात है पूरी बॉडी में एक ही सेल है, तो वो एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा फंक्शन। लेकिन हमारे पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें हम है प्लांट्स है, एनिमल है, फंगाई वगैरह है, तो इनकी बॉडी में क्या है, मिनियल्स और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो उन सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, लेबर ऑफ डिवीजन होती है, तब अपना हर स्पेसिफिक सेल अपना काम डिस्ट्रीब्यूट है वो परफॉर्म कर लेगा। आगे हमारे पास जब ये ऑर्गेनेली एंड सेलुलर सिस्टम के बाद हमारे पास क्या देता है, टिश्यू। यहाँ तक हमने क्या बात की थी कि मॉलिक्यूल ज्वाइन करके क्या बना रहे हैं, सेलुलर सिस्टम बना रहे हैं। अब जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ज्वाइन करेंगे तो देन हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, टिश्यू लेवल। इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन एंड दे ऑर्गेनाइज इनटू अ ग्रुप, इट इज नोन एज अ टिश्यू। अब उन्होंने कहा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल हैं, वो एक जगह पे क्या है, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल जब एक ही जगह पे इकट्ठे होकर सिमिलर काम परफॉर्म कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, अब क्या है, ये टिश्यू लेवल है। We can define a tissue as a group of similar cells
स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। हम ये कह सकते हैं कि टिश्यू हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है सिमिलर सेल्स का जो अपना क्या है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ईच सेल इन अ टिश्यू इट कैरी आउट इट्स ओन लाइफ प्रोसेस। उन्होंने कहा है कि हर जितने भी सेल के अंदर जितने भी टिश्यू हैं वो अपनी जो लाइफ उससे जिंदा रहने के लिए जितने फंक्शन परफॉर्म करने हैं वो खुद करेगा। मतलब अपना हर सेल अपनी एनर्जी खुद लेगा, हर सेल रेस्पायर खुद करेगा, हर सेल की एक्सक्रीशंस खुद करेगा, हर सेल अपना स्पेसिफिक लाइफ फंक्शन परफॉर्म करेगा। But it also carry out the sum of specific process related to the function of tissue। लेकिन जब सेल एक टिश्यू के फॉर्म में है तो अपना स्पेसिफिक फंक्शन तो परफॉर्म करेंगे, इसके अलावा एक कलेक्टिव फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे और वो फंक्शन किसका होगा, टिश्यू का होगा। There are different types of plants tissue। अब उन्होंने कहा कि different types of plant tissue होते हैं, जैसे epithelial and ground tissue। हमारे पास epithelial होते हैं जो उनके आउटर में लेयर बनाएंगे, एंड ground tissue जो आगे फर्दर उनके जो जैसे मेसोफिल्स वगैरह आगे जो फॉर्म करेंगे। इसके अलावा जो प्लांट टिश्यूज है ना, दे आर आल्सो डिफरेंट टाइप्स। अब हमारे में प्लांट्स में भी हमारे क्या डिफरेंट टाइप्स के हमने क्या है टिश्यूज हैं, जैसे नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू हमारे पास क्या बनाते हैं, स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, और जो नर्वस टिश्यू होते हैं ये हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, ये सारा सर्कुलेटरी सिस्टम के हमारे पास मैसेज वगैरह कैसे पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जब सिमिलर टिश्यू ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बना लेंगे, ऑर्गन। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन टाइप्स ऑफ द tissue having a relative function and they organize together, they form a unit which is known as organ। अब उन्होंने क्या है जो हायर प्लांट्स है जिनमें मल्टीसेलुलर सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या हो रहा है कि सिमिलर टाइप्स ऑफ टिश्यू क्या है, या वन टाइप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ टिश्यू एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। डिफरेंट टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गन दे परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। अब उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी ऑर्गन में अगर डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू हैं तो वो सारे टिश्यू अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और जब वो कलेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो क्या बना लेंगे, ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अब जिस तरह उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया हमारे स्टमक में। अब हमारे स्टमक में है फॉर एग्जाम्पल द स्टमक इट इज एन ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड फॉर अ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। अब उन्होंने कहा है कि स्टमक के देखो दो काम है, एक तो उसने खाने को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, और दूसरा उसने खाने को क्या करना है, स्टोर करना है। अब ये दो काम परफॉर्म कर रहा है, इन दो काम को परफॉर्म करने के लिए हमारे स्टमक के पास क्या है, टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं। ठीक है, जो हमारे पास टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज दे आर प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे पास है खाने को डाइजेस्ट कौन कर रहा होता है, एपिथेलियल। एपिथेलियल जो हमारे पास टिश्यू क्या करते हैं, ये ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स का क्या काम है, सिक्रीशंस रिलीज करते हैं। जब कोई भी चीज वो सिक्रीट करेंगे, जिस तरह एसिड वगैरह या कोई भी एंजाइम सिक्रीट करेंगे तो वो खाने को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। तो एपिथेलियल का क्या काम है कि वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा जो खाने को डाइजेस्ट कर देगा। सेकेंडली इसका क्या काम है, फूड को स्टोर करना। फूड को स्टोर करने के लिए हमारे पास कौन से होंगे, मसल्स टिश्यू। द मसल फूड को स्टोर भी करता है और ये आगे फर्दर पास भी करता है, जैसे फूड से आगे स्मॉल इंटेस्टाइनल और इंटेस्टाइन में जाती है। तो इसको इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या है, मस्कुलर टिश्यूज है। ये हमारे पास कैसे, दे फॉर्म कंट्रैक्शन ऑफ अ स्टमक वॉल। ये क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन जो हमारे पास स्टमक में फूड की मूवमेंट होती है, वो होती है कि स्टमक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से फूड मूव करता है। तो मस्कुलर टिश्यू दे परफॉर्म कंट्रैक्शन ऑफ अ स्टमक वॉल एंड ग्राइंडिंग ऑफ अ फूड एंड मूविंग द फूड टू द प्रोसीडर एंड। मैंने क्या है कि मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, ये फूड को मूव करते हैं, जिससे फूड एक तो ग्राइंडिंग में भी हेल्प हो रही है, इसके अलावा क्या प्रोसीडर एंड। प्रोसीडर एंड होते हैं जहाँ चीज खत्म होनी हो, और इंटीरियर मतलब भी ऊपर वाला पार्ट, एंड प्रोसीडर पार्ट पे आ जाएगा। तो सो दैट द टू टिश्यू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन which collectively become a function of stomach। तो उन्होंने कहा है कि इस तरह ये दोनों मस्कुलर टिश्यूज और एपिथेलियल टिश्यू ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, तो ये दोनों ज्वाइन करके हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन बना रहे हैं और फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं किसका, स्टमक का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जब सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल जब ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, ऑर्गन बना रहे थे, और एक ऑर्गन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू भी हो सकते हैं जो एक साथ काम करेंगे। जिस तरह हमने क्या एग्जांपल किया स्टमक की, स्टमक में हमारे पास दो तरह के सेल थे, कौन कौन से थे, एपिथेलियल सेल थे, और दूसरे हमारे पास क्या, मस्कुलर टिश्यू। The next level of organization in a multicellular organism, it is an organism system level। नेक्स्ट लेवल कौन सा है, ऑर्गेनिज्म सिस्टम लेवल है।
अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गन, जैसे आप देखो, आप अपनी ह्यूमन बॉडी देखो, हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, लंग्स एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है। जब ये सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो फिर हमारे ये सारे हमारे पास क्या है, ऑर्गन है। अब जिस तरह अब हमारा हार्ट है, हार्ट में भी अब सिर्फ अकेला हार्ट तो नहीं है ना, हार्ट में भी क्या है, वेन्स हैं, फिर वो ब्लड पंप कर रहा है। एक ऑर्गेनिज्म ऑर्गन कैसे काम करेगा वो हमारे पास इसमें आ जाएगा, ऑर्गेनिज्म सिस्टम लेवल में आ जाएगा। द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन multicellular organism, it is an organism system level. Different organs they perform a relative function and they organize together to form an organ system. उन्होंने कहा कि different organ अपने specific function perform कर रहे होते हैं, वो organized होते हैं और they क्या form करते हैं, organ system. In organ system, each organ carry out its specific function and the function of all the organ it is appear in an ऑर्गेनिज्म सिस्टम। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म सिस्टम में क्या होता है कि हर ऑर्गन अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। उन्होंने कहा है कि अब ये ऑर्गेनिज्म डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है, ये क्या काम कर रहा है कि हमारे पास फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। अब इस ऑर्गन अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले ऑरल कैविटी, हमारा फेस माउथ आ जाता है, फिर हमारे पास स्टमक आ जाता है, फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, फिर लीवर और पैंक्रियाज भी हेल्प कर रही होती है। तो ये जब ये सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये मतलब पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बन गया। द ऑर्गन सिस्टम इट इज लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट। उन्होंने कहा कि प्लांट के अंदर ऑर्गन सिस्टम क्या है, बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, लेस कम्प्लेक्स है as compared to animal. This is due to the greater range of function and activity in animals than plants. और एनिमल्स में ज्यादा कम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि हमारा फंक्शन है कम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू प्लांट। इसका प्लांट में सिंपल क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा, लेकिन ह्यूमन बॉडी है, उसने रेस्पायर भी करना है, उसने थिंक भी करना है, उसमें नर्वस सिस्टम भी कैरी ऑन है, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी कैरी ऑन है, उसमें स्क्रीटरी सिस्टम भी कैरी ऑन है। तो इसलिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन है, इसलिए हमारा सिस्टम ज्यादा कम्प्लेक्स है। इसके बाद आ जाता है इंडिविजुअल लेवल। अब देखो इंडिविजुअल एक कोई भी, जिस तरह हम एक ह्यूमन बॉडी है तो हम क्या बना रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल बना रहे हैं, और हमारे अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन है। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन एक साथ काम करेंगे, एक जगह पे काम करेंगे, तो हम क्या बनेंगे, वो हमारे पास क्या इंडिविजुअल लेवल है। डिफरेंट ऑर्गन in organ system they are organized together to form an individual. जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन या ऑर्गन लेवल ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बना लेंगे, इंडिविजुअल। जिस तरह एक इंडिविजुअल एग्जांपल ले रहे हैं हम अपनी ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी में हार्ट भी है, स्टमक भी है, लंग्स भी है। जब ये सारे सिस्टम हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल। इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शन परफॉर्म In organism, the function, process and the activities of the various organ and the organ system they are coordinating. अब उन्होंने कहा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, जो ऑर्गन परफॉर्म करें, ये कोऑर्डिनेशन के साथ करें, मतलब इन सब का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। ये नहीं है कि अनऑर्गेनाइज्ड है, ये प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है एंड दे आर कोऑर्डिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ मैन इट इज एंगेज इन कॉन्टिन्यूसली हार्ड वर्क। जब उन्होंने कहा कि कोई भी बंदा जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेगा, नॉट ओनली इट मसल्स आर वर्किंग, सिर्फ उस वक्त हमारे बॉडी के मसल नहीं काम करें, उसके साथ हमारा क्या रेस्पिरेशन भी ज्यादा हो गई है, मतलब रेस्पिरेशन हम लोग ज्यादा सांस ले रहे हैं, जब ज्यादा सांस ले रहे हैं उसके साथ हमारी हार्ट बीट भी ज्यादा हो गई है। अब हार्ट बीट, अब हम कर क्या रहे हैं, हम फिजिकल काम कर रहे हैं, हम अपनी मसल को मूव कर रहे हैं, लेकिन मसल सिर्फ मूव नहीं हो रहे, साथ में हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग भी ज्यादा हो गया और दिल का ब्लड को पंप करना भी ज्यादा हो गया। ये ज्यादा क्यों हो गया है, जब ये ज्यादा हो गया है तो हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी, जब ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो हमारी बॉडी काम कर सकेगी। तो इसी तरह उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी इंडिविजुअल में जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो वो क्या बना लेंगे, इंडिविजुअल लेवल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन लेवल। अब जब डिफरेंट इंडिविजुअल, जिस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म तो नहीं, जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स हैं, जब हम एक जगह पे साथ रह रहे हैं ना तो हमारे पास क्या बना लेंगे, पॉपुलेशन लेवल आ जाएगा। जब इंडिविजुअल ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉपुलेशन लेवल बन जाएगा। The biologists extend their study to the population level whether they are study interaction among the individual of a same species living in a same habitat. पॉपुलेशन उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जब किसी भी स्पीशीज, जब सेम टाइप, जिस तरह हम ह्यूमन बीइंग है ना, हम ह्यूमन बीइंग जब
इसका एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर एक रूम में एक टाइम में 10 बंदे प्रेजेंट है तो उस रूम की पॉपुलेशन क्या है, 10 है। मतलब सेम टाइप ऑफ पीपल, सेम ग्रुप ऑफ पीपल या सेम ग्रुप ऑफ स्पीशी इंडिविजुअल लिविंग इन अ सेम प्लेस एंड अ सेम टाइम, मतलब उनकी नस्ल भी एक हो, वो एक ही जगह पे प्रेजेंट हो और वो एक सेम टाइम पे प्रेजेंट हो, तो वो हमारे पास क्या है, इन पॉपुलेशन बनाते हैं। क्या होना चाहिए पॉपुलेशन में, सेम स्पीशीज, सेम टाइम, सेम प्लेस। हाँ, a population it is defined as a group of individual of a same species located at a same place at same time. एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की ह्यूमन पॉपुलेशन इन 2010 कितनी थी, 173.5 मिलियन इंडिविजुअल रह रहे थे पाकिस्तान में। मतलब हम कितने 2010 में 173 मिलियन पीपल, 173.5 मिलियन पीपल पाकिस्तान में उस वक्त रह रहे थे एट सेम टाइम एट सेम प्लेस, तो उस वक्त उसकी क्या है पॉपुलेशन। अब यहाँ हमारे पास दो वर्ड है, एक हमारे पास आ जाता है स्पीशी और एक हमारे पास आ जाता है हैबिटेट। स्पीशी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, कि कोई भी चीज जिसकी एबिलिटी है वो इंटरप्रीट कर सके और अब न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, तो वो हमारे पास स्पीशी है। और जिस जगह पे कोई चीज रह रही होती है ना, वो उसकी क्या होती है, हैबिटेट होती है। द हैबिटेट इट इज मीन द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव। कोई भी ऑर्गेनिज्म, फिशेज है, फिशेज पानी में रह रही है तो उनकी हैबिटेट क्या है, वाटर। तो कोई भी स्पीशी जब किसी जगह पे रह रही होती है वो उसकी क्या हो जाती है, हैबिटेट हो जाती है। और स्पीशी खुद क्या है, जब सेम टाइम ऑफ इंडिविजुअल उनकी एबिलिटी है वो एक दूसरे के साथ इंटरप्रीट कर सके और न्यू फर्टाइल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके, तो दे आर स्पीशी। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी। जब डिफरेंट पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगी तो दे फॉर्म अ कम्युनिटी। कम्युनिटी इट इज द असेंबलिंग ऑफ अ डिफरेंट पॉपुलेशन। अब उन्होंने क्या, हमारे पास क्या है, कम्युनिटी इट इज एन असेंबलिंग ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। हमारे पास क्या है, डिफरेंट पॉपुलेशन है इसमें इंटरेक्टिंग विद वन एंड अदर इन अ सेम एनवायरनमेंट। अब क्या कर रही है, डिफरेंट पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है सेम एनवायरनमेंट। अब अ फॉरेस्ट में भी कंसिडर एज अ कम्युनिटी। अब उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट है, ज़ाहिर जंगल है, जंगल में परिंदे भी रह रहे हैं, एनिमल्स भी रह रहे हैं, इंसेक्ट्स भी रह रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशन एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है, तो क्या बना रही है, कम्युनिटी बना रही है। द कम्युनिटी इज अ The communities they are collective collection of an organism in which one population may increase and other is decrease। उन्होंने कहा है कि क्या है, ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है और कम्युनिटी में ऐसा भी हो सकता है कि एक की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। सम पॉपुलेशन कम्युनिटीज आर कम्प्लेक्स। उन्होंने कहा है कि कुछ कम्युनिटीज हमारे पास कम्प्लेक्स होती है, जिस तरह हमारे पास है फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट या पाउंड, अब फॉरेस्ट किस तरह है कि फॉरेस्ट में इंसेक्ट्स भी हैं, फिर वो अर्थवॉर्म्स वगैरह भी हैं, मतलब पैरासाइट्स वगैरह भी हैं, फिर मैमल्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी हैं। तो फॉरेस्ट हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स कम्युनिटी आ जाता है। और अदर कम्युनिटीज दे मे बी सिंपल। उन्होंने कहा है कि कोई कम्युनिटी सिंपल भी, जिसमें फॉलन लॉग, फॉलन लॉग है मतलब कि लॉग क्या होता है, लकड़ी का पीस। जिस अगर दरख्त है, जब दरख्त फॉल हो गया है, उसकी मतलब वो उसकी रूट्स वगैरह कट गई, उसका स्टेम फॉल हो गया है, वो डिकम्पोज हो रहा है, तो वहां सिर्फ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होंगे। तो जो लॉग फॉलन लॉग है कि हमारे पास क्या है, सिंपल कम्युनिटी। इन द सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लिमिटेड। अब उन्होंने कहा है कि सिंपल कम्युनिटी हम ये कह सकते हैं कि जिसमें पॉपुलेशन का साइज लिमिटेड होगा, वो हमारे पास क्या है, सिंपल कम्युनिटी है। और जिसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिमिटेड नहीं है, वो हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स कम्युनिटी है। और किसी भी ये जो हमारे पास कम्युनिटी की जो लिमिटेड है ना, सो चेंज इन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर भी अफेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। अब हमारे पास जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं ना, वो हमारे पास क्या है, लिविंग चीजें। और एबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं, नॉन लिविंग। मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स भी क्या है, अफेक्ट कर रहे होते हैं। आगे हमारे पास लास्ट आ जाता है, जब कम्युनिटी इंटरेक्ट करेगी तो क्या बना लेगी, बायोस्फीयर। इट इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी, इट इज नोन एज बायोस्फीयर। अब जब किसी भी जगह पे, जब कम्युनिटी किसी भी जगह पे रह रही है, तो वो हमारे पास क्या बना लेती है, बायोस्फीयर बना लेती है। इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल इकोसिस्टम,
of all ecosystem, the area where living organisms interact with non-living component of an environment. It is also known as zone of life. उन्होंने कहा है कि बायोस्फीयर हमारे पास वो लेवल भी है जहाँ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ क्या है इंटरेक्ट कर रही होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं जोन ऑफ लाइफ. तो एक बार हम इसे रिवाइज करते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या है एटम और सबएटॉमिक थे. जब एटम ज्वाइन कर रहे थे तो हमारे पास क्या बना रहे थे, मॉलिक्यूलर लेवल बन रहा था. जब मॉलिक्यूलर लेवल जब मॉलिक्यूल ज्वाइन कर रहे थे तो ऑर्गेनेलिज बन रही थी, ऑर्गेनेलिज ज्वाइन कर रही थी तो टिश्यू फॉर्म हो रहे थे, टिश्यू जब फॉर्म ज्वाइन कर रहे थे तो ऑर्गन बन रहा था. और ऑर्गन जब ज्वाइन हो रहे हैं, जब एक कलेक्टिवली काम कर रहे थे तो क्या था, इंडिविजुअल लेवल था. और इंडिविजुअल जब हमारे पास एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्स कर रहे थे तो हमारे पास क्या था, पॉपुलेशन था. और पॉपुलेशन जब हमारे पास एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही थी तो कम्युनिटी, और जब कम्युनिटी इंटरेक्ट कर रही थी तो बायोस्फीयर. और इसके अलावा इसमें दो डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास क्या है, स्पीशी और हैबिटेट. इसको भी रिवाइज के लिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे.